हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में प्लांट फिजियोलॉजी की हम शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मेल्विन केल्विन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्या याद करना है आपको यहाँ पर? केल्विन के बारे में याद करना है आपको कि इन्होंने कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का यूज़ किया था और कार्बन 14 का यूज़ करके इन्होंने की थी मैपिंग ऑफ पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस, और इस काम के लिए इनको 1961 का नोबेल प्राइज दिया गया था। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 यहाँ पर है। तो सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं यहाँ पर वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि जो फोटोसिंथेसिस है ये ग्रीन पार्ट में होती है लीव्स के और लाइट की प्रेजेंस में होती है। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें लीफ का आधा हिस्सा टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा जाता है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन होता है जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, और आधा हिस्सा एक्सपोज होता है एयर में। और इस सेटअप को कुछ देर के लिए लाइट में रख दिया जाता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इसे हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि CO2 जो है ये इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है जोसेफ प्रिस्टले का। 1774 में प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। इन्होंने मिंट प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, आपके सामने यहाँ बना हुआ है। और इन्होंने क्या बताया कि प्लांट रिस्टोर टू द एयर वाट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। दूसरे साइंटिस्ट हैं इंसन हाउस नाम के, और इंसन हाउस नाम के साइंटिस्ट ने उसी तरह का सेटअप यूज किया जैसा कि प्रिस्ले के द्वारा यूज किया गया, और इन्होंने दिखाया कि केवल ग्रीन पार्ट जो प्लांट के होते हैं यही ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं। जूलियस वॉन सैक की बात करें तो इन्होंने बताया कि ग्लूकोज जो होता है ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और आ, ये जो ग्रीन सब्सटेंस प्लांट में होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये स्पेशल बॉडी के अंदर पाया जाता है जिन्हें अब हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। TW इंगलमैन ने क्लेडोफोरा नाम के एल्गा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने पहला एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम इनके द्वारा दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपको दिखाई गई है यहाँ पर, इसे एम्पेरिकल इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। एम्पेरिकल इक्वेशन हो जाएगी ये। वॉन नेल नाम के साइंटिस्ट ने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन आती है वो वाटर से आती है, नॉट फ्रॉम द CO2। ही inferred that oxygen evolved by green plant come from water and not from the CO2। बाद में रेडियो आइसोटोप टेक्निक के द्वारा इसे प्रूव किया गया। ये करेक्ट इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की यहाँ पर दी गई जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। करेक्ट इक्वेशन है ये। अब फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है? तो फोटोसिंथेसिस हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर हम चलते हैं तो लाइट रिएक्शन की बात करें, लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और ये लाइट रिएक्शन जो होती है बेटा, ये मेनली आप कहते हैं ग्रहणा में होती है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, मेम्ब्रेन सिस्टम, यहाँ पर लाइट रिएक्शन चलती। मेम्ब्रेन सिस्टम में ग्रैना और स्ट्रोमा लेमेली आ जाते हैं। जो डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन होती है बेटा, इनकी बात करें तो यहाँ पर ये डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर चलती हैं, स्ट्रोमा के अंदर चलती हैं। तो इतनी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अब लीफ में कई तरह के पिगमेंट होते हैं जिन्हें पेपर क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट किया जा सकता है, और इन पिगमेंट के कलर आपको ध्यान रखने। क्लोरोफिल ए जो होता है ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है, जैंथोफिल येलो होता है, और कैरोटिनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज होता है। और यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? हाँ, करें कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है क्लोरोफिल ए के द्वारा ब्लू और रेड रीजन में, वहीं पर फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज़्यादा होता है, और इससे ये पता चलता है कि क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का। बाकी जो पिगमेंट होते हैं उन्हें एसेसरी पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। ब्लू और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस का रेट सबसे ज़्यादा होता है। क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस में, लेकिन जो बाकी पिगमेंट होते हैं जैसे क्लोरोफिल बी हो गया, जैंथोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड हो गया, इन्हें
एसेसरी पिगमेंट के नाम से जानते हैं। ये लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देते हैं और इस तरीके से ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से। अब लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज कहा जाता है। इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटिंग होती है, ऑक्सीजन रिलीज होता है और एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें फोटो सिस्टम 1 और 2 होते हैं। इनका जो नाम है ये डिस्कवरी के सीक्वेंस में है। फंक्शन के हिसाब से अगर देखें तो पहले PS2 काम करता है और फिर PS1 काम करता है। यहाँ पर जो रिएक्शन सेंटर होता है वो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बनाता है। PS1 की अगर बात करें तो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर P700 होता है और PS2 में रिएक्शन सेंटर P680 होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप यहाँ पर फोटोफास्फोराइलेशन सीधे आप ध्यान रखिए। तो फोटोफास्फोराइलेशन दो तरह का होता है, एक को नॉन साइक्लिक कहते हैं, एक को साइक्लिक कहते हैं। नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम के नाम से जानते हैं। तो जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक में NADPH भी बनता है और ATP का फॉर्मेशन भी होता है ना। यहाँ पर देखो ATP भी बन रहा है और NADPH का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ये जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन है। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन की बात करें तो वहाँ केवल ATP बनता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की बात करें, ये इक्वेशन आपको दी गई है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो होती है ये इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड होती है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड होती है। और इस वजह से देखो लिखा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2। और इसकी वजह से जो ऑक्सीजन होती ल्यूमेन में रिलीज होती है और ल्यूमेन से फिर प्लांट की बॉडी के बाहर चली जाती है स्टोमेटा के थ्रू। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ETS में चले जाते हैं और प्रोटॉन जो होते हैं ल्यूमेन में एक्युमुलेट हो जाते हैं। देखिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS2 which itself is physically located on inner side of membrane of thylakoid. Then where are proton and oxygen form likely to be released in the lumen. अब साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन की बात करें तो सीधी बात आपको ध्यान रखनी है कि ATP और NADPH दोनों बनते हैं जेड स्कीम या नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में। और अगर हम साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन की बात करते हैं तो केवल ATP का फॉर्मेशन ही होता है यहाँ पर। अगर हम मेम्ब्रेन या लैमेली ऑफ ग्रेना की बात करें तो इस पे PS1 और PS2 दोनों होता है। लेकिन अगर स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन की बात करें तो इस यहाँ PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं पाया जाता है। साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन तब भी हो सकता है जब लाइट की वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज़्यादा हो, तब भी केवल PS1 ही एक्टिवेट होगा। केमियास्मोटिक हाइपोथेसिस हमें यह बताती है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में ATP की सिंथेसिस कैसे होती है। तो ATP सिंथेसिस के लिए प्रोटॉन का ग्रेडियंट होना जरूरी होता है और केमियास्मोसिस के लिए वैसे चार चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो आपको याद करना है। कौन सी चार चीज़ें यहाँ पर चाहिए? यहाँ पर आपको चाहिए प्रोटॉन का ग्रेडियंट आपको चाहिए, है ना। प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, इसके अलावा एक मेम्ब्रेन चाहिए और ATP सिंथेज चाहिए। अब अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये जो मेम्ब्रेन है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में ये इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो ये आपको याद करना है। ATP सिंथेज के दो पार्ट होते हैं, एक CF0 होता है और एक CF1 होता है। CF0 एंड CF1 दो पार्ट होते हैं। जो CF0 पार्ट होता है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है और जो CF1 पार्ट होता है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से प्रोट्रूड रहता है स्ट्रोमा की तरफ। ठीक है, अब ATP और NADPH कहाँ पर यूज किए जाते हैं? तो इनका यूज बायोसिंथेटिक फेज या डार्क रिएक्शन के दौरान किया जाता है। अब डार्क रिएक्शन गलत नाम है, इसे सिंपली हम कार्बन रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कैल्विन साइकिल की अगर बात करें तो कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड या शॉर्ट में इसे PGA के नाम से जाना जाता है। C4 प्लांट की अगर बात की जाए तो वहां पर पहला स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या OA होता है जो कि 4 कार्बन का होता है।
और इस वजह से दो तरह के प्लांट होते हैं, C3 प्लांट एंड C4 प्लांट। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, C3 पाथवे या कैल्विन पाथवे मेन फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है। अब C3 पाथवे की अगर बात करते हैं तो C3 पाथवे में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो आपको याद करना है, RUBP होता है। C4 पाथवे में जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी पेप होता है। ठीक, पेप हो जाएगा। दो मेन सवाल आपको ध्यान रखने हैं। C3 प्लांट की या C3 साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो 5 कार्बन का कीटोज शुगर होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट RUBP। ठीक है। और कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल की बात करें तो ये सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में पाया जाता है। ये मैटर नहीं करता कि वो C3 है C4 है या उनमें किस तरह का पाथवे पाया जाता है। अब कैल्विन साइकिल में 3 स्टेज होती है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बेटा कार्बोक्सिलेशन में रुबिस्को एंजाइम का यूज होता है। और प्राइमरी जो एक्सेप्टर है वो RUBP है, तो RUBP CO2 को एक्सेप्ट करता है और इससे दो मॉलिक्यूल बनते हैं 3PCA के। दूसरा स्टेप होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन स्टेप में दो ATP इन्वॉल्व होते हैं फास्फोराइलेशन के लिए और दो NADPH रिडक्शन के लिए खर्च होते हैं। अब अगर एक ग्लूकोज बनाना तो 6 मॉलिक्यूल CO2 के लगेंगे और 6 टर्न साइकिल के लगेंगे, ध्यान रखना आपको। रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन के लिए RUBP के रीजनरेशन के लिए एक ATP यहाँ पर खर्च होगा। यानी एक साइकिल के दौरान एक CO2, दो NADPH और 3 ATP खर्च होते, तो 6 बार साइकिल अगर चलेगी तो यानी 6 CO2, 18 ATP और 12 NADPH यहाँ पर खर्च हो जाएंगे। C4 पाथवे की बात करें तो C4 पाथवे उन प्लांट में पाया जाता है जो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो फास्फोइनॉल पायरुवेट होता है और जो प्राइमरी जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। अब C4 प्लांट जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं क्योंकि इनमें स्पेशल टाइप की लीफ एनाटमी होती है जिसे क्रेंज एनाटमी के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर C4 प्लांट में वेस्कुलर बंडल के सराउंडिंग में सेल पाई जाती है जिन्हें बंडल शीथ सेल कहा जाता है। और जो क्रेंज का मतलब होता है ये अरेंजमेंट ऑफ सेल से लिया जाता है। इन बंडल शीथ सेल के अंदर लार्ज नंबर में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, साथ ही साथ थिक वॉल होती है, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। C4 प्लांट के एग्जाम्पल की बात करें तो मेज हो गया, सॉर्गम हो गया, सुगर केन हो गया। ठीक है। अब C4 प्लांट को पहचानने के लिए बंडल शीथ सेल को आप पहचानेंगे। ठीक, अब जरा यहाँ पर पाथवे देख लेते हैं। इसे हैचन स्लैग पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है फास्फोइनॉल पायरुवेट जो कि मेसोफिल सेल के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पर जो एंजाइम होता है दिस इज पेप कार्बोक्सिलेज या पेपकेस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में जो CO2 है फास्फोइनॉल पायरुवेट के साथ रिएक्शन करेगा और इससे C4 एसिड बनेगा, मतलब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, और फिर ये मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ये कहाँ चल रहा है, मीजोफिल में, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके ये पहुंचेगा बंडल शीथ में। बंडल शीथ में मैलिक या एस्पार्टिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होगा जिससे C3 एसिड बनेगा और CO2 निकल जाएगा। C3 एसिड ट्रांसपोर्ट होके फिर से प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा वापस आ जाएगा मीजोफिल में और रीजनरेशन कर देगा। ये साइकिल C4 हो गई। अब जो CO2 रिलीज हुआ है, जो CO2 बंडल शीथ सेल में रिलीज हुआ है, ये कैल्विन साइकिल में एंटर करेगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देगा। यानी एक्चुअली अगर आप यहाँ पर देखें तो जो कैल्विन साइकिल या शुगर की सिंथेसिस हो रही है वो बंडल शीथ सेल के अंदर हो रही है, बंडल शीथ सेल के अंदर हो रही है। बंडल शीथ सेल में अगर हम देखें तो बंडल शीथ सेल में रुबिस्को पाया जाएगा लेकिन यहाँ पर पेप्केज एंजाइम नहीं पाया जाएगा। तो कैल्विन साइकिल इज कॉमन टू C3 एंड C4 प्लांट। अब आते हैं फोटो पीरियोडिज्म की बात करते हैं, सॉरी फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि नॉर्मली RUBP CO2 से बाइंड करके दो मॉलिक्यूल बनाता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड के, लेकिन जो रुबिस्को एंजाइम होता है ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड कर सकता है।
ये सबसे अबंडेंट एंजाइम या सबसे अबंडेंट प्रोटीन भी है ना। तो C3 प्लांट में कुछ ऑक्सीजन रुबिस्को से बाइंड कर जाती है और इसकी वजह से आरयूबीपी के दो मॉलिक्यूल बनने की जगह पर एक मॉलिक्यूल बनता है, सॉरी, दो मॉलिक्यूल पीजीए बनने की जगह पर एक पीजीए का मॉलिक्यूल बनता है और एक फास्फोग्लाइकोलेट का 2 कार्बन का कंपाउंड बनता है। अब इस फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में ना तो एटीपी बनता और ना ही एनएडीपीएच, और इस वजह से कहते हैं बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ये केवल C3 प्लांट में होता है, और इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी होती है C4 प्लांट की वो बेटर होती है। साथ ही साथ ये हायर टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटो रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जो कि ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया 1905 में। एक्सटर्नल फैक्टर आपको ध्यान रखने 4 हैं, लाइट, CO2, टेम्परेचर एंड वाटर। लाइट की अगर बात करें तो लाइट जनरली लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि फुल सनलाइट के 10% पे ही सैचुरेशन मिल जाता है, लाइट सैचुरेशन 10% मिल जाता है। केवल शेड में या डेंस फॉरेस्ट में ग्रो करने वाले प्लांट के अलावा लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है, मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो C3 प्लांट है, C3 प्लांट के लिए जो सैचुरेशन है CO2 का वो 450 माइक्रोलीटर पर लीटर होगा C3 प्लांट के लिए। और C4 प्लांट की अगर बात करें तो C4 प्लांट का जो सैचुरेशन है वो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर होगा। और इस समय जो CO2 का लेवल है वो लिमिटिंग है C3 प्लांट के लिए। और ग्रीन हाउस क्रॉप की अगर बात करें तो टोमेटो एंड बेल पेपर ग्रीन हाउस क्रॉप के एग्जाम्पल हो जाएंगे। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर से जो टेम्परेचर से टेम्परेचर में कोई बहुत खास बात आपको नहीं ध्यान रखनी है। यहाँ से हम लोग चल देते हैं, वाटर की बात करते हैं। वाटर भी डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता फोटोसिंथेसिस के रेट को। ये आपका चैप्टर हो गया फोटोसिंथेसिस। तो अगले लेक्चर में हम फिल्म मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।